जय हिंद। मैं हूं अरुण और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। ऑलरेडी हम पुर्तगालों का आगमन भारत में और डचों का आगमन कर चुके हैं। आज हम भारत में अंग्रेज़ों का आगमन करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखिए 1600 तक आते आते क्या हो रहा है यूरोप में। यहाँ से पुर्तगाली जो हैं, पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं। स्पेन का पुर्तगाल पे आधिपत्य होने लगा है और यहाँ पुर्तगाल के बगल में यहाँ पे जो दूसरा देश था एक नीदरलैंड से डच भी भारत में व्यापार करने आ चुके हैं। ठीक है। और ऊपर बच गया ये वाला जो देश जहाँ मैं आपको बना रहा हूँ, ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या देखता है कि भाई यूरोप में भारत के साथ अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, लोग मालदार हो रहे हैं, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है और ब्रिटेन का भी मन करता है कि हम भी चलते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, ऐसा यहाँ के व्यापारी बोलते हैं अपनी सरकार से। लेकिन उससे पहले 1590 के दशक में क्या होता है, यहाँ पे एक होते हैं समुद्री लुटेरे। वो लुटेरे क्या करते हैं, ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे क्या करते हैं, जो सामान खरीद के इधर से लेके पुर्तगाल आ रहा होता है उनके जहाज़ों को लूट लेते हैं और जहाज़ों को लूट के ले जाते हैं इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो उस समय पे ब्रिटेन है और उन लुटेरों को, जो पायरेट्स हैं, ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाले पायरेट्स नहीं है, तो उन लुटेरों को यहाँ पे बड़ा सम्मान मिलता है, नेशनल हीरो की तरह ट्रीट किया जाने लगता है और उन्हीं लुटेरों से बोला जाता है बाद में सरकार द्वारा कि जाइए भारत के साथ व्यापार कीजिए। लेकिन भारत के साथ व्यापार करने में दिक्कत ये है कि जब इस रास्ते से आएंगे तो यहाँ पे सब पुर्तगाल ही पुर्तगाल है और पुर्तगाली इनको आने क्यों देंगे हैं। पुर्तगाली तो बोलेंगे कि लाओ जी हमारा पास लो, जो पास इन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आने के लिए पास की व्यवस्था है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन्होंने कार्टेज प्रणाली बना रखी है। तो कार्टेज प्रणाली से इसको पास लेना पड़ेगा। तो ये क्या सोचते हैं कि हम एक नया रास्ता खोज लेते हैं। तो जो इनका वो लुटेरा होता है, वो आप मुझे नाम बताइए, उस लुटेरे का नाम क्या है। वो एक नया रास्ता खोजता है इधर से और प्रशांत महासागर से होता है और घूम घाम के इस रास्ते से भारत पहुँच जाता है। भारत की खोज तो इस रास्ते से कर लेता है, नए रास्ते से, लेकिन इस रास्ते से व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, बिजनेस में फ़ायदा होगा नहीं। तो ये मजबूरी में क्या करते हैं ब्रिटेन वाले, अपनी महारानी, जो उस टाइम पे यहाँ की महारानी है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से बोलते हैं, एलिजाबेथ प्रथम है वो, एलिजाबेथ प्रथम से बोलते हैं कि जी महारानी साहिबा आप हमें एक जो है चार्टर दें, एक अधिकार पत्र दें, जिससे हम भारत के साथ बिजनेस कर सकें, ईस्ट इंडिया के साथ बिजनेस कर सकें। भारत के साथ बिजनेस करने के लिए अधिकार पत्र मांगते, जो ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए परमिशन मांगते हैं, चार्टर इनको मिलता है। लेकिन उस चार्टर में ईस्ट इंडीज़ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ईस्ट इंडीज़। अब ईस्ट इंडीज़ क्या चीज़, किसको डिफाइन करें, पूरा डिफाइन नहीं होता है कि चार्टर भारत के साथ बिजनेस के लिए है या ईस्ट इंडिया के। ईस्ट इंडीज़ मतलब ईस्ट इंडीज़ को समझ लेते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो केप ऑफ गुड होप ये है, इस केप ऑफ गुड होप से लेकर इधर वाला सारा क्षेत्र ईस्ट इंडीज़ ही है। ये जो लूज फॉल्स हैं उस चार्टर के, उनको अपना अधिकार समझ के और इस सब को ईस्ट इंडीज़ घोषित कर लेती है ये कंपनी, जो भी बनने वाली है, जो आपको आगे बताऊंगा। और इस तरह से भारत के साथ व्यापार और भारत के आसपास के देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज़ एक चार्टर के तहत। तो वो चार्टर क्या होता है, 1600 ईस्वी में क्या होता है, जब अंग्रेज में भारत में अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से 1600 में। तो उससे पहले एक कंपनी बनती है 1600 में ही, जो बनाती है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। द्वितीय तो अभी वहाँ पे महारानी है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कंपनी का निर्माण करती हैं और उसमें खुद भी शेयर होल्डर होती हैं और एक प्राइवेट कंपनी है, डचों वाली प्राइवेट कंपनी इसके बाद बनी है, 1602 में बनी है। तो ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो यूरोप से भारत में आई। जो पुर्तगाल वाली है वो शासन था, सत्ता थी, वो कोई कंपनी नहीं थी। तो ये पुर्तगाल जो ब्रिटेन से कंपनी आती है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कंपनी का निर्माण बनाती हैं एक आज्ञा पत्र के द्वारा। पहले 15 वर्षों के लिए इनको अधिकार मिलता है और बाद में वो अधिकार एक्सटेंड होता रहता है। तो उस कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, और बाद में यही बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो ये कंपनी बनी द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, प्लस एक कंपनी और आती है, न्यू कंपनी, प्लस एक कंपनी बाद में और आ जाती है। कहाँ से? कंपटीशन बढ़ता है ना भाई, वहाँ जब व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि हम और कंपनी भेजें ब्रिटेन वालों को। तो एक वहाँ के शासक बाद में होते हैं विलियम तृतीय, वो भी एक अपनी कंपनी बना के भेज देते हैं। लेकिन ये कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पाती है, तो इन कंपनियों का बाद में इसी कंपनी के साथ विलय कर दिया जाता है 1708 में। तो 1708 में इन तीनों कंपनियों को कर दिया जाता है यूनाइटेड। तो नई कंपनी जो तीनों को एक साथ मिलकर बनती है, उसका नाम है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। और 1833 में एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम के तहत इस कंपनी का नाम बदल के हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है
1833 के बाद, क्योंकि तब तक कोई और कंपनी रह ही नहीं जाती, पुर्तगालियों की भी नहीं रहती, फ्रांसीसियों की भी नहीं रहती, ये एक कंपनी बचती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम होता है। तो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम इस कंपनी और इस कंपनी के आसपास हमारा लेक्चर घूमेगा। लेकिन अगर मैं वहाँ कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं इस कंपनी या इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी हमारे इस लेक्चर में नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी हम इस कंपनी की बात करेंगे, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये ट्रेडिंग लिखा है, ट्रेडिंग नहीं लिखा है, ठीक है। उस समय पे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की स्थिति आपकी समझ में आ गई। वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ हैं और वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए वहाँ के व्यापारी इच्छुक हैं। खरबूज को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। तो भारत में क्या स्थिति है, देखिए ये भारत है, यहाँ पे पुर्तगाली हैं और पुर्तगालियों की यहाँ पे हिंद महासागर में यहाँ चल रही ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज प्रणाली है, यहाँ पे पास लेना पड़ रहा है। इवन अकबर जो है, भारत की केंद्र सत्ता में कौन है उस टाइम पे, यहाँ अकबर है। जो दिल्ली है, दिल्ली में मुगल शासक है अकबर, अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ रहा है। तो पुर्तगालियों का दबदबा है हिंद महासागर में। प्लस डच भी 1595-96 में आ गए, हम डचों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और वो भारत में व्यापारियों से मिलते हैं और इधर जाके जो मलक्का है, इंडोनेशिया है, ऊपर मलेशिया, इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड पे जाके कब्जा कर लेते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं। तो यहाँ पे डच आ गए हैं और डच भारत में भी आ गए हैं। कहाँ कहाँ पे, मोस्टली पट्टनम में और पुलिकट में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं। तो ये स्थिति उस टाइम पे है। और इधर विजयनगर शासन, विजयनगर जो राज्य होता था, विजयनगर राज्य का पतन हो चुका है 1565 में। ये भारत की स्थिति है। कब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में बोल रहा हूँ तो मतलब मैं इस कंपनी का नाम ले रहा हूँ। भारत की स्थिति हमने समझ ली। देखिए यहाँ पे ये है, ये उस टाइम पे अभी वर्तमान के हिसाब से नक्शा बना हुआ है। तो ये वाला देश अभी व्यापार करने आ रहा है। ऑलरेडी पुर्तगाली भारत से व्यापार कर रहे हैं, नीदरलैंड वाले आ चुके हैं, अभी ये आ रहे हैं ब्रिटेन वाले, और अभी थोड़ी देर बाद क्या, कुछ 16 साल के बाद डेनमार्क वाले भी आएंगे और 64 साल के बाद फ्रांस वाले भी आएंगे। तो ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनको बुला रहे हैं, हम क्या बुला रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं बिजनेस करने, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल है, ये नीदरलैंड है, जहाँ के कहलाते हैं डच, यहाँ के कहलाते हैं पुर्तगाली, ये कहलाएंगे हमारे डेनिश और ये कहलाएंगे फ्रांसीसी। अभी हम ब्रिटेन वालों की बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई दी। कार्टेज प्रणाली चल रही है, ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है, यहाँ पे डच हैं, यहाँ पे पुर्तगाली है, यहाँ पुर्तगाली हैं, यहाँ पुर्तगाली डच सब हैं, और भारत के सेंटर में है अकबर, ठीक है। और ये आने के बाद क्या करते हैं, मेन ये 3 पिलर स्थापित कर देते हैं आके। जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हम इन 3 पिलर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे कि ये 3 पिलर इन्होंने बनाए कैसे, जबकि कंपटीशन भारत में इतना ज़्यादा है। पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, और लोकल व्यापारी जो तुर्क हैं, अरब वाले व्यापारी हैं, प्लस मुगल शासक भी है, केंद्र सत्ता भी हमारी स्ट्रांग हो गई है। फिर भी आके ये 3 पिलर भारत में स्थापित कर देते हैं। और इन 3 पिलर के स्थापित होने के बाद ही ये पूरे भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप इस कदर करते हैं कि एक समय में भारत गुलामी की बेड़ियों में बंध जाता है। इन 3 पिलर जो ये बनाएंगे इस चैप्टर में, इन 3 पिलर के आसपास ही हमारा पूरा आधुनिक भारत का इतिहास घूमता रहेगा। ये ही फोकस में रहेंगे। ये ट्रायंगल बन जाता है, इस ट्रायंगल से ही ये पूरा शासन प्रणाली चलाते हैं भारत के अंदर। तो हम पहले नंबर पे मद्रास को देखेंगे, फिर हम मुंबई को देखेंगे, फिर हम तीसरे नंबर पे कलकत्ता को देखेंगे। इस चैप्टर का हमारा मेन फोकस यही रहने वाला है, ठीक है, इन 3 पिलर के आसपास। तो देखिए, जब पुर्तगाली 1498 में भारत आए तो उनके साथ भिड़ंत करने के लिए थे अरब व्यापारी। उनके जो कंपटीटर थे पुर्तगालियों के, वो अरब वाले थे। जब पुर्तगाली वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, तो अरब व्यापारियों से वो भिड़ते हैं, अरब वालों को हरा देते हैं और बिजनेस शुरू हो जाता है। उसके 100 साल बाद आए डच। तो अब डच का कंपटीटर कौन है, डच का कंपटीटर है पुर्तगाली। तो ये भी ये सोच के आते हैं कि हम जाके पुर्तगालियों से भिड़ेंगे। तो पुर्तगालियों से भिड़ जाते हैं। कहाँ, ये पुर्तगालियों से भिड़ते हैं इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में मलक्का को ले लेते हैं अपने कब्जे में। तो ये भी लड़ाई झगड़े के मूड से आए हैं, ये भी लड़ाई झगड़े के मूड से आए हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं इस टाइम तक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, ना ही ये देश इंग्लैंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि लड़ाई झगड़ा कर सके उस टाइम तक, 1600 तक। तो ये अपना दूसरा माइंडसेट बना के आते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हम लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, अभी हम क्या करेंगे, संधियाँ करेंगे। जो केंद्रीय सत्ता है उसके दरबार में जाएंगे, उसके आगे हम उस पर मक्खन लगाएंगे, चापलूसी करेंगे या आज्ञा मांगेंगे कि भैया हमें तुम बिजनेस करने की आगे दे दो भारत में। ये इनका माइंडसेट है। इस माइंड सेट से ये भारत में आ रहे हैं और इसमें ये कामयाब भी होते हैं। और आप देखेंगे कि बार बार मुगल सत्ता के दरबार में, मुगल शासकों के दरबार में जाते रहते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। और फाइनली तो इन्हें मैग्ना कार्टा मिल जाता है, ठीक है, महाधिकार पत्र मिल जाता है बादशाह फर्रुखसियर से, जो पूरी हिस्ट्री को बदल के रख देता है। तो वहाँ तक हम इस चैप्टर में पहुँचने वाले हैं। तो ये इसके साथ, इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि हम जाके संध्या करेंगे और राजदूत भेजेंगे दरबार में। तो देखिए, ये एक राजदूत भेजते भी हैं। 1608 में अपना एक राजदूत भेजते हैं अकबर के दरबार में। लेकिन होता क्या है, उससे पहले 1603 में महारानी एलिजाबेथ, ये होगा
एलिजाबेथ प्रथम की हो गई मृत्यु 1603 में, और उसके बाद जो शासक बना उसका नाम है जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम क्या करता है, 1608 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भेजता है एक अपना राजदूत, क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली में जो मुगल शासक है अभी वो अकबर है, लेकिन ऐसा है नहीं। अकबर की मृत्यु तो 1605 में हो गई है, लेकिन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप तो है नहीं, तो उससे इनके पास खबर नहीं पहुंची जेम्स प्रथम के पास कि अब वहाँ पे अकबर नहीं रहे, अब वहाँ पे उनका पुत्र जहांगीर जो है वो दिल्ली का शासक है। तो जो जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत भेजा अकबर के दरबार में, वो अकबर का संदेशा लेके कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा जहांगीर के पास, वो पहुंचा जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो जो जेम्स प्रथम का राजदूत है वो अकबर के नाम का संदेशा लेके जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है 1608 में। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। और उस अकबर के दरबार नाम का संदेशा जो लेके आया जेम्स प्रथम का, उसका नाम है कैप्टन हाकिंस। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हाकिंस अकबर के नाम का संदेशा लेके जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और संदेशा क्या है कि भाई हमें व्यापारिक संबंध स्थापित करने की अनुमति दे दी जाए भारत के साथ सूरत में। और कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों भेजा गया, क्योंकि इनको तुर्की, फारसी और अंग्रेजी सारी भाषाएं आती थी, 3 भाषाएं आती थी। और मुग़ल शासकों का जो दरबार था उसमें तुर्कों की और फारसियों की अच्छी खासी इम्पोर्टेंस थी, अच्छी खासी वहाँ तुर्क और फारसी रहते थे, तो उनकी बातों के समझ सके, इसलिए खास रणनीति के तहत कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है, जो बाद में जाके बड़ा ही चहीता बन जाता है जहांगीर का। और जहांगीर इसको बना देता है मनसबदार, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कैप्टन हाकिंस 1608 में परमिशन ले लेता है सूरत में कोठी बनाने की, वस्त्र व्यापार के लिए। किससे, जहांगीर से। इतनी आसानी से नहीं मिलती है परमिशन। शुरू में तो पुर्तगाली जो वहाँ पे मेन बिजनेस करने वाले लोग पुर्तगाली हैं ना, इस टाइम पे पुर्तगाली घुसने भी नहीं देते कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में। लेकिन बाद में कुछ जुगाड़ पानी लगा के कैप्टन हॉकिंस दरबार में पहुँच जाता है और परमिशन ले लेता है। इसकी 3 भाषाएं जानने से क्या होता है, जहांगीर थोड़ा खुश भी होता है और इसको परमिशन दे देता है। लेकिन जैसे ये परमिशन लेके कोठी लगाने के लिए पहुँचता है सूरत, पीछे से कान भर देते हैं कौन, डच हैं यहाँ पे पुर्तगाली हैं, यहाँ पे अरब हैं, यहाँ पे तुर्क हैं, और मेन तो पुर्तगाली हैं। वो उनसे बोलते हैं देखिए भाई गदर मची हुई है सूरत में, पहले ही पुर्तगाली हैं, डच भी आ गए हैं, अरब भी वहाँ से व्यापार कर रहा है, तुर्की भी वहाँ से व्यापार कर रहे हैं, इतने व्यापारी वहाँ हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप अगर इंग्लैंड को भी वहाँ बुला दोगे, ब्रिटेन वालों को भी वहाँ बुला दोगे, तो वहाँ लड़ाई झगड़े और हो जाएंगे। तो जहांगीर बोलता है यार बात तो सही है, क्यों इतनी गदर मचानी, ये उस परमिशन को कर देता है कैंसिल। जो परमिशन 1608 में मिली और कोठी लगनी शुरू हो गई, वो परमिशन हो गई कैंसिल। जब ये परमिशन कैंसिल हो जाती है तो कैप्टन हॉकिंस फिर से जाता है और फिर से कुछ दया याचना करता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो परमिशन फिर से मिलती है। 1608 में जो परमिशन मिली थी वो कैंसिल हो गई थी, फिर से परमिशन मिलती है, और 1613 में कोठी बन के तैयार हो जाती है। जो रुक गया था, जो काम रुक गया था, 1613 में कोठी बन के तैयार हो जाती है। कहाँ पे, सूरत में। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाई गई पहली कोठी सूरत में थी, जो 1608 में बननी शुरू हुई थी, 1613 में बन गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सूरत में, ठीक है। उसके बाद देखिए कैप्टन हॉकिंस को मनसबदार भी बना देता है कौन, जहांगीर। मनसबदार क्या होता है, मनसब व्यवस्था अकबर ने शुरू करी थी, और मनसब व्यवस्था अकबर ने शुरू करी थी जो अरब से लाई गई व्यवस्था है मनसबदार। मनसबदार क्या होता है, किसी बंदे को 2-3 गाँव का हम दे देते हैं, जो रिवेन्यू सिस्टम है, एक तरह से आप कहेंगे कि 2-3 गांव इसको दे देंगे, और 2-3 गांव के बदले में जो वहाँ से टैक्स मिलेगा, जमींदारी दे देंगे 2-3 गांव की, किसी व्यक्ति को दे देता था राजा, और वहाँ से जो टैक्स मिलता था उस टैक्स से उसकी राजा की, और राजा कहिए जमींदार कहिए, जमींदार की सैलरी बनती थी। और इसके बदले में जमींदार क्या करेगा, केंद्र सत्ता को या जिसने भी उसको मनसबदार बनाया है उसको सैनिक देता था। तो इसको हम कहते थे मनसब व्यवस्था। गांव लो, उसकी जमींदारी लो, बदले में सैनिक दो, ठीक है, मनसब व्यवस्था। लेकिन तो मनसब व्यवस्था 400 मनसब, 800 मनसब, 12,000 मनसब, एक नंबर होता था, इसके तहत बनाया जाता था। 400 मनसब मतलब 400 सैनिक देने पड़ेंगे। लेकिन इसके पास तो कैप्टन हॉकिंस के पास तो सैनिक है ही नहीं, तो फिर इसको मनसबदार किस लिए बना दिया। तो इसको मनसबदार इसलिए बनाया कि जहांगीर बोला कि आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं, आपसे पसंद है, आप वो भाषाएं हमारे दरबार में रहिए, और हमारे दरबार में एज ए ट्रांसलेटर का काम कीजिए, द्विभाषी काम कीजिए। उस द्विभाषी के काम के बदले में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर बना देता है क्या, मनसबदार का पद दे देता है। और कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में रहता भी है। उसके बाद एक आता है सर टॉमस रो 1615 में, इसके आगे 1615 लिखा है। सर टॉमस रो 1615 में आता है, और आके वो भी वही बोलता है कि भाई हमें भारत में व्यापार करने की और अनुमति दी जाए, तो और अनुमति मिल जाती है भड़ोच में, अहमदाबाद और आगरा में। भड़ोत, अहमदाबाद और आगरा। क्या मैंने बोला, भड़ोच, अहमदाबाद और आगरा, यहाँ भी इनकी कोठियाँ लग जाती हैं। कौन रिक्वेस्ट करता है, सर टॉमस रो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 1608 में सूरत में जब कोठी बननी शुरू होती है उसका काम रुक जाता है।
तो अंग्रेज देखते हैं कि भाई यहाँ तो काम बन नहीं रहा, चलो हम साउथ इंडिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजयनगर शासन का पतन हो चुका है। यहाँ पे अभी कोई लोकल रूलर हैं, कोई केंद्रीय सत्ता का इतना हस्तक्षेप नहीं है। कहाँ? साउथ इंडिया में। ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जो प्रेजेंट में तमिलनाडु है। वहाँ पे एक जगह है मूसलीपट्टनम, जहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगालियों की भी फैक्ट्री है। मूसलीपट्टनम डचों की भी फैक्ट्री है। वहीं पे जाके मूसलीपट्टनम में अपनी एक छोटी सी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देते हैं। अभी फैक्ट्री नहीं बनाते हैं, छोटा सा केंद्र बनाते हैं। 1611 में देखिए, 1613 में पहली कोठी सूरत में बन के तैयार हुई है, उससे पहले 1611 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र लगाया है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया कि पहली कोठी अंग्रेजों की कौन सी थी, तो वो सूरत में थी, और पहला व्यापारिक केंद्र था मूसलीपट्टनम में, जो 1611 में बन गया था। ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन टाइप है। मूसलीपट्टनम 1611 व्यापारिक केंद्र, कोठी 1613 में बनी, 1608 में बनने में शुरू हुई, सूरत अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई। तो जब मूसलीपट्टनम 1611 में ये अपना एक व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं, तो उसी टाइम पे एक घटना और घट रही है। पुलिकट, मूसलीपट्टनम के पास में ही कोरोमंडल तट पे है पुलिकट। वर्तमान में देखेंगे तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। पुलिकट झील भी है एक, ठीक है। वहीं पुलिकट में डचों ने क्या किया है, 1610 में, इनसे एक साल पहले अपना व्यापारिक केंद्र, अपना भारत का जो हेडक्वार्टर कहिए इनको, व्यापारिक केंद्र बना लिया है पुलिकट में। और एक किला भी बना लिया है यहाँ पे टकसाल भी बना ली है, यहाँ पे बारूद भी बना रहे हैं, टकसाल भी लगा ली है, और एक किला बना लिया। उस किले का नाम है गोल्डरिया किला, जिसके अंदर ये सोने का सिक्का बना रहे हैं। उस सिक्के का नाम है पगोड़ा, और उस पगोड़े को भारत की केंद्र सत्ता मुगल शासक से मान्यता भी मिल चुकी है। तो ये घटना यहाँ पे पुलिकट में घट रही है। उसी समय पे मूसलीपट्टनम में अंग्रेज आके अपने छोटा सा व्यापारिक केंद्र लगा लेते हैं, लेकिन उनका बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, अभी कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन इनकी किस्मत जागती है 1632 में। 1632 में जो गोलकुंडा है, यहाँ पे जो मूसी नदी किनारे हैदराबाद के पास एक जगह है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का जो शासक है वो बोलता है कि भाई आप आइए और मेरे क्षेत्र में बिजनेस कीजिए। किससे? अंग्रेजों से बोलता है कि आइए और मेरे क्षेत्र में बिजनेस कीजिए, और उसके बदले में आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स फ्री बिजनेस कीजिए आप। ये सुनहरा फरमान दे दिया गोलकुंडा के शासक ने। और बदले में क्या चाहिए? गोलकुंडा का शासक बोलता है कि आप मुझे 500 पगोड़ा वार्षिक देंगे। ये पगोड़ा वही हैं जो डचों की फैक्ट्री में छप रहे हैं, छप नहीं रहे, बन रहे हैं। डचों की फैक्ट्री गोल्डरिया किला में पगोड़ा बन रहे हैं, जिसको केंद्रीय सत्ता ने मान्यता दे रखी है। वही वाले पगोड़े मांगता है ये कि भाई 500 सोने के सिक्के आप मुझे दो और मेरे साथ बिजनेस करो। मज़ा आ गया अंग्रेजों का, चांदी चांदी हो गई, ये तो सोना सोना हो गया कि इनको टैक्स फ्री करने का मौका मिल जाता है बिजनेस करने का। और इस तरह से कुछ कुछ पैर इनके जमने लगते हैं, बिजनेस इनका चलने लगता है गोलकुंडा के शासक की वजह से। तारीख 1632 याद रखिएगा, 1611 याद रखिएगा, 1608 याद रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट है अभी तक। फिर 1639 में चंद्रगिरी का शासक, यहाँ पे चंद्रगिरी है, चंद्रगिरी का शासक बोलता है कि आप मद्रास को ले लो। मद्रास एक छोटा सा गांव है कोरोमंडल तट पे, ये कोरोमंडल तट है। इसके ऊपर आप आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा उत्कल तट, इधर मिलेगा मालाबार तट, ठीक है। कर्नाटक में मिलेगा कर्नाटक तट, उसके आगे आपको महाराष्ट्र वाला मिलेगा कोंकण तट, ठीक है। और उसके आपको गुजरात का मिलेगा, गुजरात वाला तट को हम क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट, ठीक है। ये तट मैं आपको ज्योग्राफी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हमारा तट है, इस तट पे जो पुलिकट है, पुलिकट में गोल्डरिया में जो डचों का किला है उसी के पास में ही, ठीक है, कोरोमंडल तट पे ही मद्रास मिल जाता है पट्टे पे। चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों को पट्टे पे मद्रास मिल गया। पट्टे का मतलब है किराए पे, 12,000 रुपये दो, इतने साल के लिए मद्रास आपका। जितने साल के लिए भी उसने दिया होगा, 100 साल के लिए देता है वैसे तो जब मद्रास मिल गया तो टक से क्या काम करते हैं, पट से ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे बगल में किला है, पड़ोसी के पास है, मेरे दुश्मन पड़ोसी कंपटीटर के पास बंदूक है, तो हमें बंदूक चाहिए। अभी तक इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब डचों के पास बंदूक है तो अंग्रेज़ों को भी बंदूक चाहिए। मतलब उनके पास किला है तो अंग्रेज भी सोचते हैं हमें किला बनाना पड़ेगा। तो वो मद्रास में जो उनको पट्टे पे मिला है 12,000 रुपये के में, उस मद्रास में वो फैक्ट्री लगाते हैं और उस फैक्ट्री की किलेबंदी कर देते हैं और एक किला बना देते हैं जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, जो आज भी मद्रास म्यूनिसिपालिटी प्लस चेन्नई म्यूनिसिपालिटी का एक दफ्तर है आज भी। कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बन के तैयार हो जाता है मद्रास में, ठीक है, 1639 में। और पहला पिलर स्थापित हो गया, जो हम 3 पिलर की बात करेंगे इस वीडियो में। पहला पिलर स्थापित हो जाता है कोरोमंडल कोस्ट पे अंग्रेजों का। तो यहाँ पे इनके पैर जम गए हैं, मद्रास का किला बन के तैयार हो गया है, वहाँ फैक्ट्री लग गई है। 1639 की घटना है और आगे जाके ये मद्रास प्रेसिडेंसी भी बनेगी, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1651 में हुगली में इनको अधिकार मिल जाता है कोठी बनाने का, कासिम बाजार में अधिकार मिल जाता है, पटना में इनको कोठी लगाने का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी कासिम बाजार में डचों की रेशम की चक्री लगी हुई है कासिम बाजार में। पटना में हुगली में ऑलरेडी पुर्तगाली हैं, तो यहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ इनके पैर बंगाल में नहीं जम पा रहे हैं।
और बंगाल से मेरा मतलब यहाँ पे है उड़ीसा, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश सबसे है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र से है। ठीक है, उस टाइम पे बंगाल इतना बड़ा हुआ करता था, बाद में वो बट गया है। 1661 में इनकी किस्मत फिर जागती है। 1661 में क्या घटना होती है कि पुर्तगाली जो अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी कर देते हैं चार्ल्स द्वितीय, जो कि ब्रिटेन का राजा है। उससे क्या होगा, ब्रिटेन से हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और हमारा लड़ाई झगड़ा भारत वाले क्षेत्र में, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों से नहीं होगा। तो ये काम करते हैं पुर्तगाली, अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी कर देते हैं इंग्लैंड के राजा, अब इंग्लैंड के ब्रिटेन के राजा, इंग्लैंड जब मैं बोलता हूँ तो आप ब्रिटेन समझिए, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से। और जब शादी कर देते हैं और दहेज में दे देते हैं हमारा सालसेट द्वीप, जो सालसेट द्वीप जो कि वर्तमान मुंबई है, उस समय मुंबई थी। सालसेट द्वीप पुर्तगालियों का था, मैंने आपको पुर्तगालियों वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो सालसेट द्वीप को दे देते हैं ब्रिटेन के राजा को, किस पे, ब्रिटेन के राजा को किस चीज़ में, दहेज में दे देते हैं। और ब्रिटेन का राजा जब कभी आगे आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आया होगा, उसने बोला कि भाई हमारी भी ज़मीन पड़ी हुई है, एक आइलैंड हमारा भी है भाई इंडिया में, उसको आप इस्तेमाल कर लो, थोड़ा किराया दे देना। तो किराए पर दे देता है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन दे देता है, चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है सालसेट द्वीप 1668 में। ये तारीखें दोनों इंपॉर्टेंट है, 1661, 1668। तो 1668 में सालसेट द्वीप आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, कब्जे में। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वहाँ पे बम्बई शहर बना देती है, बंदरगाह बना देती है। और ये बंदरगाह और बम्बई शहर बनाने का जो काम करता है उसका नाम है अयंगर, गेरलैंड अयंगर, गेरलैंड अयंगर। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बम्बई शहर की स्थापना कर देता है। बम्बई में उस टाइम कंपटीशन भी कम है, सालसेट द्वीप के आसपास कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन है भड़ोच में, अहमदाबाद में, सूरत में, ठीक है, और दादर में, नगर हवेली में, दीव में, दमन में, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। गोवा में, ये गोवा तो ऑलरेडी उनका अधिकार में ही है, गोवा तो केंद्र है किसका, पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र, हेडक्वार्टर है गोवा। तो बम्बई में उस टाइम पे कोई खास कंपटीशन नहीं था, तो बम्बई में बड़े शांति के साथ अपना ये एक तरह से जगह स्थापित कर लेते हैं। और बम्बई में एक टकसाल भी लगाते हैं अंग्रेज, जहाँ पे चांदी के और तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। और आने वाले समय में अभी हम देखने वाले हैं कि एक जो शाही फरमान आया, मैग्ना कार्टा आया, उसमें उन सिक्कों को भी परमिशन मिल जाएगी। बादशाह फर्रुख शेर अंग्रेजों का उद्धार कर देगा। अभी थोड़े धीरे धीरे वहीं पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे ये धीरे से अपनी बड़ी शांति के साथ इनका बन जाता है सेकंड पिलर इन इंडिया में, भारत में दूसरा पिलर स्थापित हो जाता है बम्बई। मद्रास बन चुका है, बम्बई में इनके पैर इस तरह से जम गए। ये किस्मत ने साथ दिया इनका, ये कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय से हो गई। अब हम चलते हैं कलकत्ता में, बंगाल में। कलकत्ता नाम से अभी तक कलकत्ता नाम की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है, वही बनने वाला है। तो 1680 में क्या होता है कि अब औरंगजेब आ गए। देखिए केंद्र सत्ता जो मुगल शासक है वो भी बदल रहे हैं। अभी हम अकबर से शुरू हुए थे, अकबर के बाद जहांगीर बने, जहांगीर के बाद अब औरंगजेब बन गए हैं शासक। और औरंगजेब बहुत ही कट्टर शासक है, ठीक है, बहुत ही कट्टर शासक माना जाता है औरंगजेब को। और इसको चाहिए टैक्स, तो ये टैक्स लगा देता है, नया कर लाता है जिसका नाम है जजिया कर। जजिया कर लगा जाता है। जजिया कर क्या है, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, जो मुस्लिम नहीं है उनसे लिया जाता है। 1.5% टैक्स उनके बिजनेस के ऊपर। अगर गैर मुस्लिम कोई व्यापार कर रहा है तो उससे 1.5% टैक्स लिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा जजिया कर। अब इस जजिया कर के जो जजिया कर के अंतर्गत जितने भी गैर मुस्लिम आ रहे हैं उसमें कंपनी भी आ जाएगी, क्योंकि कंपनी में भी गैर मुस्लिम है। तो कंपनी जजिया कर के अंतर्गत आ जाती है। अब कंपनी देखिए, मद्रास उनको पट्टे पे मिल गया, मुंबई उनको दहेज में मिल गई, गोलकुंडा के शासक ने उनको फ्री में दे दिया, मतलब बिना टैक्स के बिजनेस करने के लिए दे दिया। और यहाँ उन पे एक टैक्स और लग गया। टैक्स तो दे ही रहे थे पहले से ही वो बंगाल में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक टैक्स और लग गया 1.5%। तो जो कंपनी करती है इसका विरोध, और जो विरोध करता है सर जॉन चाइल्ड। इसको पता नहीं कि भाई औरंगजेब में कितनी पावर है। सर जॉन चाइल्ड, ये तो वैसे ही चाइल्ड है, नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं, इनके तो नाम छोटे और दर्शन बड़े हो गए। तो सर जॉन चाइल्ड क्या करते हैं, विरोध करते हैं इस बात का कि नहीं हम ये टैक्स नहीं देंगे। और कासिम बाजार में भिड़ जाते हैं मुगलों के सैनिकों से। अंग्रेजों में और मुगलों के सैनिकों में झड़प हो जाती है कासिम बाजार में, और ये खबर पहुंच जाती है औरंगजेब के पास। औरंगजेब बोलता अच्छा मेरे देश में रह के मेरे लोगों से भिड़ोगे आप। अंग्रेज जो है इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ 1686 में औरंगजेब धावा बोल देता है। औरंगजेब क्या, मुगल सेना धावा बोल देती है अंग्रेजों के खिलाफ। ये सर जॉन चाइल्ड ने जो घटना करी, जो कारनामा किया इसके खिलाफ, और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देते हैं मुगलों में ग्राउंड पे बहुत ताकत है। ग्राउंड पे उनकी जो केंद्र सत्ता में औरंगजेब है, उसकी जो थल सेना है या कहिए उसकी जो सेना है वो बहुत पावरफुल है इस टाइम पे। और अंग्रेजों के तो बहुत कम सैनिक हैं हिंदुस्तान में अवेलेबल अभी, लेकिन अंग्रेजों की नौसेना ज़्यादा पावरफुल है। तो ग्राउंड पे से खदेड़ देता है उसको मुगल सेना, अंग्रेजों को खदेड़ के भारत से बाहर कर देती है। और भारत से भाग के अंग्रेज कहाँ से, यहाँ बंगाल से नहीं खदेड़ती, बंगाल से आउट, सालसेट से आउट,
कासिम बाज़ार से आउट, ठीक है। आप यहाँ से गोलकुंडा से भी निकलिए, आप मूसलीपट्टनम से भी जाइए और मद्रास से भी जाइए, सब जगह से खदेड़ दिया जाता है इनको, अंग्रेज़ों को, ठीक है। जब अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया तो अंग्रेज़ कहाँ जाएंगे अब? तो अंग्रेज़ जो है फुल्टा द्वीप है एक, गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी में एक जगह है फुल्टा द्वीप। अंग्रेज जो है उस फुल्टा द्वीप पे जाके छिप जाते हैं, फुल्टा द्वीप पे। और फुल्टा द्वीप जो है वहाँ फैल जाती है एक महामारी, जगह कम है, लोग ज़्यादा है, वहाँ एक महामारी फैल जाती है। और महामारी जब फैलती है तो अंग्रेज़ मरने लगते हैं। ये 1686 की घटना है। तो जब अंग्रेज़ मरने लगते हैं तो अंग्रेज़ों का एक बंदा होता है जॉब चारनाक। जॉब चारनाक जो है जाता है मुग़ल शासक औरंगजेब के पास, ही औरंगजेब लिखा है, औरंगजेब के पास जाके क्षमा याचना करता है। और औरंगजेब उस टाइम दक्षिणी भारत में एक मिशन पे होता है। कहाँ पे होता है? हैदराबाद में, निजामों के पास। तो निजामों के दरबार में पहुंच जाता है औरंगजेब से मिलने जॉब चारनाक, और जाके क्षमा याचना करता है। और क्षमा याचना भी औरंगजेब ऐसे ही कराता है कि उसको घुटनों के बल टिका के और सर झुकवा के उससे क्षमा याचना करवाता है औरंगजेब, ठीक है। अपनी दबदबी दिखाता है और उसको क्षमा याचना दे देता है औरंगजेब। औरंगजेब का दिल बड़ा था, क्षमा याचना दे देता है, ठीक है। ऐसा दिल बड़े वाली बात नहीं है, मजबूरी भी है यहाँ पे। मजबूरी क्या है? देखिए, मजबूरी मैं आपको समझाता हूँ। ये भारत है, यह है भारत, ठीक है। मैं आप जैसा भी बना समझ लीजिए। ये ग्राउंड पे देखेंगे तो केंद्रीय सत्ता में जो औरंगजेब है उसकी पावर तकड़ी है। वो अंग्रेज जो है ज़मीन के ऊपर औरंगजेब से नहीं भिड़ सकते। लेकिन अब जो औरंगजेब है वो अरबों के साथ, तुर्कियों के साथ व्यापार कर रहा है। पुर्तगाल कमज़ोर होने लगा है, पुर्तगाल कमज़ोर पड़ने लगा है। यहाँ पे जो पुर्तगाल का जो ये वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर, यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है पुर्तगाल। और पुर्तगाल ने तो ऑलरेडी रिश्तेदारी कर ली है अंग्रेज़ों से, तो पुर्तगाली अंग्रेजी तो अब रिश्तेदार हो गए यहाँ पे। तो उनको तो आप एक ही समझिए, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स द्वितीय की शादी कर दी है कैथरीन से। तो यहाँ पे पुर्तगाली प्लस अंग्रेज बहुत पावरफुल है, उनकी नौसेना पावरफुल है। प्लस मुग़ल वाले व्यापार करते थे इधर दक्षिणी पूर्वी एशिया से भी। तो अगर वो औरंगजेब अंग्रेज़ों को क्षमा नहीं करेगा तो वो यहाँ इस क्षेत्र में व्यापार नहीं करने देंगे औरंगजेब को। ये उसकी मजबूरी भी थी। उसकी नौसेना इतनी सक्षम नहीं है कि वो समुद्र में जाके अंग्रेज़ों से भिड़ सके। अगर भिड़ती तो वो यहाँ से भगा देता। तो इनको क्षमा याचना दे देता है कौन? औरंगजेब। जॉब चारनाक को माफ़ कर देता है और बदले में लेता है 1.5 लाख रुपए का जुर्माना। और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना दे के कोठी पुनः स्थापित हो जाती हैं मद्रास में, और जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, बंगाल में, कासिम बाज़ार में, पटना में, जो भी क्षेत्र थे जहाँ से भागे थे वहाँ पे जाके इनकी कोठियाँ पुनः स्थापित हो जाती हैं। 1698 में एक घटना और घटती है। 1698 में क्या होता है कि भाई एक नाम है अजीमुल शान। अजीमुल शान शहंशाह नहीं है, ये गाना है ना, अजीमुल शान शहंशाह ऐसे करके, कौन सी मूवी का पता नहीं मुझे, आप कमेंट करके बताइए। तो ये अजीमुल शान है, कौन है? जमींदार हैं, लोकल जमींदार हैं बंगाल के, ठीक है। तो अजीमुल शान जी क्या करते हैं? अजीमुल शान जी क्या करते हैं? 3 गाँव की जमींदारी दे देते हैं इंग्लैंड की कंपनी को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 3 गाँव की जमींदारी मिल जाती है। कौन कौन से गांव? सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। ये 3 गाँव के नाम पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, इन 3 गाँव की जमींदारी मिल जाती है। और जैसे इन 3 गाँव की जमींदारी मिलती है 1698 में, ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है। तो अंग्रेज़ों को पता है कि एक बार तो हम ऑलरेडी भिड़ चुके हैं यहाँ मुगलों से, और आगे आने वाले समय में इनकी मेंटलिटी ये ऐसी है कि ये भिड़ना चाहेंगे। आगे आने वाले चाहेंगे भी नहीं तो अगर आगे आने वाले समय में भिड़ंत हो जाए तो हमें भाग के फोल्टा द्वीप पे ना जाना पड़े, महामारी ना फैले। तो ये क्या करते हैं, कालीकाता जो इन्हीं गाँव मिला है उसकी किलेबंदी शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एक किला बना देते हैं। उस किले का नाम है फोर्ट विलियम, जो आज भी है। 1700 में बनाया जाता है फोर्ट विलियम। और विलियम ही क्यों नाम रखा गया? क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड का जो ब्रिटेन के राजा हैं उनका नाम है विलियम तृतीय। तो उनके नाम पे एक किला बना देते हैं फोर्ट विलियम। और इसके आसपास जो शहर बसता है उसका नाम है कलकत्ता, और इसको बसाने वाले का नाम है चार्ल्स आयर। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी स्लाइड में जो फैक्ट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से कलकत्ता शहर बन जाता है, फोर्ट विलियम बन जाता है, और इन अंग्रेज़ों का तीसरा पिलर भी बन के तैयार हो गया। अब अंग्रेज़ों के पाँव 3 जगह फैल चुके हैं, 3 जगह अपने पाँव जमा चुके हैं। ये मद्रास में भी आ गए हैं, मुंबई में भी आ गए हैं, बम्बई में, और कलकत्ता में भी आ गए हैं। और तीनों ही जगह, इन तीनों जगह का इस्तेमाल करके ही ये भारत की पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। हम आगे आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं, और किस तरह से भारत को ये जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ देंगे इन तीनों प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करके। अब ये तीनों जो है प्रेसिडेंसी बन जाएंगी इनकी, और मेन रहेगा इनका कलकत्ता। मेन कलकत्ता से ही करेंगे सब कारनामे, वो हम आगे देखने वाले हैं, प्लासी का युद्ध। फिर आगे क्या घटना घटती है? 1707 में एक बड़ी घटना होती है भारत में, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु।
और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। मुगलों के पतन के क्रम में ही एक राजा आता है बादशाह फर्रुखसियर। ये केवल अंग्रेज़ों का उद्धार करने ही आए हैं। देखिए 1713 में आए और 1719 में चल दिए, 6 साल ही रहे ये, 1713 से 1719। तो ऐसा लग रहा है कि ये बस अंग्रेज़ों का उद्धार करने ही आए थे बादशाह फर्रुखसियर। और बादशाह फर्रुखसियर को हो जाता है एक फोड़ा, और इनके लोकल हकीमों से, वैद्यों से फोड़ा सही नहीं होता, ये मौत के मुंह पे पहुंच जाते हैं, मौत के कगार पे। उसी टाइम पे अंग्रेज़ों का एक मिशन आता है, क्योंकि अंग्रेज़ तो आते रहते हैं ना परमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं नई नई जगहों की मुगल दरबार में, ये इनकी पॉलिसी है। तो जॉन सरमन एक मिशन लेके आते हैं, उनके साथ में 2 बंदे और हैं, एक है हैमिल्टन, एक है ख्वाजा शेहुर्द। तो जो हैमिल्टन है वो एक सर्जन है, वो डॉक्टर है पेशे से, और ख्वाजा शेहुर्द जो है द्विभाषीय इंटरप्रेटर है। ठीक है। तो जो ख्वाजा ये हैमिल्टन है सर्जन, ये इनका कर देता है ऑपरेशन, सर्जरी कर देता है और फोड़ा सही हो जाता है। जब बादशाह फर्रुखसियर का फोड़ा सही हो गया तो इनकी जान बच जाती है। इनकी जान बच जाती है तो भाई एक महाधिकार पत्र दे देते हैं, एक दस्तक दे देते हैं, एक मैग्ना कार्टा इसको कहा गया। ओम्स ने इसको कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ओम्स एक राइटर है, ओम्स बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा मिल गया, और ये था भी मैग्ना कार्टा। इस अधिकार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा भारत में बढ़ता चला गया। इस अधिकार को मिलने से पहले जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार 5,000 पाउंड का था, 5 लाख पाउंड का, 5 लाख पाउंड का बिजनेस इस मैग्ना कार्टा को मिलने के बाद सीधा पहुंच जाता है 17 लाख पाउंड का बिजनेस हो जाता है। देखिए बिजनेस जो है 4 गुना बढ़ जाता है खाली इस मैग्ना कार्टा के मिलने के बाद। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पूरे भारत में पैर जमाने लगती है इस मैग्ना कार्टा के मिलने के बाद। तो ये मैग्ना कार्टा क्या था? ये मैग्ना कार्टा ये था कि बादशाह फर्रुखसियर बोलते हैं कि ठीक है आप बंगाल में जाइए, 3,000 रुपये दीजिए और पूरे बंगाल में आप करमुक्त व्यापार कीजिए। शासन नहीं है, व्यापार है। करमुक्त व्यापार करने की इनको परमिशन मिल जाती है बंगाल में। और बंगाल का मतलब है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र से। तो 3,000 रुपये में बंगाल के साथ करमुक्त व्यापार, 10,000 रुपये दीजिए सूरत के साथ करमुक्त व्यापार कीजिए, ये भी व्यापार है, शासन नहीं है। 10,000 रुपये में बंगाल के साथ सूरत के साथ करमुक्त व्यापार कीजिए। सूरत के साथ क्यों कीजिए? क्योंकि सूरत एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, वहाँ पे कंपटीटर ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो हमारे अरब वाले भी हैं, तुर्क भी हैं, पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं, तो वहाँ पे रुपए ज़्यादा लगे। 10,000 रुपये में सूरत के साथ करमुक्त व्यापार करने की परमिशन। 3,000 रुपये में उड़ीसा, बिहार, बंगाल यानी बंगाल के साथ करमुक्त शासन करने की परमिशन। कलकत्ता में आपको ज़मीन चाहिए, ठीक है ले लो, किराए पर ज़मीन लेने की परमिशन कलकत्ता में ज़मीन चाहिए भी थी इनको, क्योंकि कलकत्ता को आगे ये बहुत बड़ा केंद्र बनाने वाले हैं। और जो मुंबई में उन्होंने टकसाल लगाई थी, वहाँ पे चांदी और तांबे के सिक्के बनाते थे, मैंने आपको बताया। उन चांदी और तांबे के सिक्कों को पूरे मुगल शासन के अंतर्गत मान्यता दे देती है। ये वाली बात तो बहुत ही बड़ी है। बाहर के बंदे से बोल रहे हैं कि आप अपने नोट लेके आइए, और उन नोटों को पूरी चलाने की परमिशन हमारे शासन में भी है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी बादशाह फर्रुखसियर ने। पूरा चांदी, सोना, डायमंड हो गया अंग्रेज़ों के लिए। तो ये एक मैग्ना कार्टा दिया, एक फरमान दिया बादशाह फर्रुखसियर ने, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। और इसके मिलने के बाद ही अंग्रेज जो है हावी होते चले गए और युद्धों का दौर शुरू हो जाता है। इसको मिलने के बाद ही होता है कर्नाटक के युद्ध होते हैं फ्रांसीसियों के साथ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, प्लासी में होता है प्लासी का युद्ध, बंगाल में बेदरा का युद्ध होता है डचों के साथ, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, ये सारे युद्ध हम अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा होगा प्लासी के युद्ध के ऊपर। इसके बाद की घटनाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में क्या घटती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लासी का युद्ध। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर माई मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत।